हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति खंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए इस एपिसोड के माध्यम से चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, संगमकालीन राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? आपको गलत कथन का चयन करना है इन कथनों के आधार पर। ए विकल्प है, इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। बी है, समकालीन ग्रंथों में चक्रवर्ती राजा की अवधारणा अज्ञात थी। सी है, राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। या डी, इनमें से कोई नहीं। इन विकल्पों पर विचार करते हैं। तो दरअसल संगम शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती थी, इसलिए ए कथन आपका सही है। दूसरे कथन की तरफ अगर चलें तो संगमकालीन जो ग्रंथ था पुरनानुरु, उसमें चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है, इसलिए आपका बी कथन जो है वो असत्य है। बी कथन आपका सत्य नहीं है। इस लिहाज से अगर आगे देखें आप, तो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 परिषदों का गठन बिल्कुल किया गया था। वो 5 परिषदें कौन थी? तो मंत्री होता था, जिसको अमात्यार या अमैत्यार कहा जाता था। सेना नायक होता था, जिसको सेनापतियार कहा जाता था। गुप्तचर होता था, जो ओर्रार कहलाता था। पुरोहित होता था, जो पुरोहितार कहलाता था। और राजदूत था, जिसको दूतार कहा जाता था। इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपका कथन सी भी सही है। इनमें से कोई नहीं का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से विकल्पों के लिहाज से बी विकल्प आपका सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलहदारन कहलाते थे? अब देखना है आपको, इनमें से कुलहदारन कौन कहलाता था। विकल्प है अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस या सैयद। आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल जो सैयद लोग थे, उनकी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का ये लोग दावा करते थे और मुस्लिम समाज में इनका बहुत सम्मान था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस दौरान भी आप देखेंगे सैयदों के जीवन की रक्षा इन्होंने की। और हालांकि उनकी नीति सामान्य वध की थी, फिर भी उन्होंने सैयदों की के तरफ जो है आक्रामक दृष्टिकोण से नहीं देखा। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी के समय आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपने बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। इस प्रकार एक विशेष छूट दे दी गई, क्योंकि इस समाज में इसका वैल्यू था, इनका सम्मान था। सैयद एक नुकीली टोपी लगाते थे, जिसको कुलह कहा जाता था सामान्य भाषा में, इसलिए उन्हें कुलहदारन के नाम से भी इसी टोपी के हिसाब से पुकारा जाता था। इस लिहाज से इस विकल्प में जो कुलहदारन की बात की जा रही है वो सैयदों के हिसाब से सही है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विकल्पों के लिहाज से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशीय संस्था थी। तीसरा कथन है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। अब इनमें से कौन से विकल्प सही हैं, आपको इन पर विचार करना है। तो व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल बिल्कुल कहा जाता था, इसलिए एक आपका जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इक्ता प्राचीन देशी प्रणाली नहीं थी, बल्कि यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विकसित एक संस्था थी, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम इक्ता आप देखेंगे मोहम्मद गोरी के समय इक्ता को बांटने का कार्य किया गया था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आप देखेंगे हांसी का इक्तेदार, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसने हांसी का इक्तेदार बनाया था। तो ये बांटने की जो कार्यवाही है, ये बांटने का जो सिलसिला है, ये जरूर मोहम्मद गोरी के समय इसकी शुरुआत हमको दिखाई दे रही है। लेकिन बात अगर सुव्यवस्थित रूप से इसको जारी करने का, बांटने का श्रेय दिया जाएगा, इसको स्टेब्लिश करने का श्रेय दिया जाएगा, तो वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इक्ता एक ऐसा भूक्षेत्र होता था जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनके क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। किसी भी हालात में, किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड के स्वामी नहीं हो सकते थे, केवल पैदावार की लगान के उपभोग के स्वामी हो सकते थे। बड़े इक्तेदारों को मुक्ता, वली या मलिक भी पुकारा जाता था, कहा जाता था।
मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में, जो तीसरा कथन आपका है, उसके संदर्भ में देखें कि ये खलजी सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुगल काल में अस्तित्व में आया। सल्तनत काल में दीवान अरीज या सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, इसलिए तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। इस लिहाज से केवल अगर पहला कथन सही है तो विकल्प के लिहाज से आप देखें आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्ट किसे कहते थे? अब यहां पर अर्घट्ट एक विशेष शब्द है जो मध्यकालीन भारत में प्रचलित था। इसके संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह बंधुआ मजदूर के लिए प्रयोग किया जाता था, या क्या सैन्य अधिकारियों को दिए गए अनुदान थे, या क्या भूमि की सिंचाई के लिए जल चक्र था, या क्या कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि थी। तो दरअसल अब आपको इन विकल्पों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो आप देखें, मध्यकालीन भारत में अर्घट्ट जो है वो कृषि भूमि की सिंचाई का एक तरीका था। प्राचीन काल में मध्ययुगीन भारतीय वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की थी, आपको ये बात पता है। तुर्कों के आने के बाद नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत हुई, जैसे आप जानते हैं कि कागज हो गया, या चरखा हो गया, लोहे की रकाब हो गई, इस प्रकार के कुछ उपकरण हमको देखने को मिलते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने भी अपनी जो आत्मकथा है उसमें कुछ यंत्रों को सूचीबद्ध किया था। आप कमेंट करके बताएं कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा में भारतीय जिन यंत्रों को सूचीबद्ध किया गया था उसमें एक था समय की गणना करने वाला एक यंत्र, और दूसरा था सिंचाई का यंत्र। सिंचाई के यंत्रों में दो प्रकार के सिंचाई यंत्रों का वर्णन मिलता है। पहला जो था वो था साकिया, या इसी को अर्घट्ट भी कहा जाता था। और दूसरा जो है, जो जिसका वर्णन मिलता है, अर्घट्ट या रहट भी इसको कहा जाता था, ध्यान देंगे। और दूसरा है वो है ढेकली। ये दो वर्णन मिलते हैं बाबर के द्वारा। और आप देखेंगे इस प्रकार इसका संबंध किससे है, तो आपको साफ साफ इस वर्णन के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को अर्घट्ट के नाम से मध्यकालीन भारत में पुकारा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? दरअसल आपके सामने ऑप्शन है अमोघ वर्ष प्रथम, वल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या प्रताप रुद्र द्वितीय। अब इन विकल्पों के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम। आप देखेंगे हरिहर प्रथम जो कि 1336 से लेकर 56 तक, ये इनका 1356 तक ये इनका कार्यकाल है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी थी तुंगभद्रा, उसके दक्षिणी तट पर विजयनगर राज्य की जब स्थापना हुई थी हरिहर प्रथम के द्वारा, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, तो इसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया था। बाद में विजयनगर को राजधानी बनाया गया। विजयनगर का वर्तमान नाम आप देखेंगे तो हम्पी है। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर, जिसको विद्यानगर के नाम से भी जाना जाता था, उस शहर की स्थापना करने में हरिहर प्रथम को अपने भाई बुक्का और इनके गुरु थे विद्यारण्य, जो कि वेदों के लिए प्रसिद्ध भाष्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जो सायण हैं, सायण से इनको प्रेरणा मिली थी। अब देखिए हरिहर प्रथम जो थे 1336 से 56 तक इनका कार्यकाल था और भवन संगम के ये पुत्र थे। वहीं अगर अमोघ वर्ष प्रथम की बात करें तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया था और स्वयं ही कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने कवि राजमार्ग की रचना भी की थी। वीरबल्लाल द्वितीय की अगर बात करें तो वीरबल्लाल द्वितीय होयसल वंश से संबंधित थे। होयसल वंश के एक प्रतापी शासक थे और इन्होंने देवगिरी के यादवों, मदुरै के पांड्य और दक्षिण के कलचुरी और पश्चिमी चालुक्य आदि पर विजय प्राप्त की थी। प्रताप रुद्र की अगर बात करें, प्रताप रुद्र द्वितीय की बात करें तो ये काकतीय वंश से संबंधित थे। काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक के सिपहसालार द्वारा वारंगल पर जीत दर्ज कर प्रताप रुद्र देव को गिरफ्तार कर दिल्ली भेजा गया। वहां पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो फिलहाल इसका सही विकल्प सी है, हरिहर प्रथम इसका उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की, पहला कथन है। दूसरा है उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी।
अब नीचे के विकल्पों के आधार पर आपको सही कथन का चयन करना है। बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो दरअसल इसमें हम देखें, ये दोनों कथनों पर अगर आप विचार करेंगे तो देखिए, अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र जानने के लिए गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन उसने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों उत्सवों का आयोजन करना उनके लिए उसने निषिद्ध कर दिया। अतः दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन जो कारण है कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस लिहाज से विकल्प अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपका बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है, अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरै तक अधिकार स्थापित किया। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। अब इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको विकल्पों के आधार पर इसका चयन करना है। क्या केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों कथन सही हैं, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मालवा गुजरात पर अधिकार करते हुए राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करके दक्षिण में मदुरई तक अपना अधिकार स्थापित किया। अतः कथन एक आपका बिल्कुल सही है। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का दौर आरंभ किया उसे चरम परिणति पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पहुंचाया, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही है। इस लिहाज से आपके दोनों कथन सही हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। उसके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं इनको आपको कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, ये चार घटनाएं दी गई हैं। इनको सही क्रम में आपको लगाना है विकल्पों के आधार पर। तो दरअसल मोहम्मद तुगलक ने अपने जीवन में कई प्रयोग किए और कृषि क्षेत्र में उसको काफी गहरी रुचि भी थी। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेशों के भू राजस्व में वृद्धि कर दी, और जो संभवतः ऐसा कहा जाता है कि उपज का आधा भाग लगभग था। दूसरे प्रयोग के तहत उसने राजधानी दिल्ली को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद का नाम भी दिया। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, जो संभवतः तांबा और पीतल की मुद्रा हुआ करती थी, जिनका मूल्य चांदी के टंके के समान था। उसे यह प्रेरणा कहां से मिली, तो यह प्रेरणा उसको चीन और ईरान से मिली, ऐसा कहा जाता है। चौथे प्रयोग के तौर पर जो खुरासान अभियान था उसको देखा जाता है, और इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। इस अभियान का नेतृत्व अगर आप देखें तो खुसरो मलिक ने किया था। अब विकल्पों की अगर बात करें तो क्रम के हिसाब से सबसे पहले उसने कर वृद्धि की, फिर राजधानी परिवर्तन किया, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई और अंत में खुरासान अभियान हुआ। इस लिहाज से विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो सही कथन का चयन करना है। दो कथन है। पहला कथन है कि सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्र के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। दूसरा कथन है, इस भूमि को इक्ता कहा जाता था, उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। इन दोनों कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल अगर देखें कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, कि ना तो एक ना तो नहीं दो सही है, तो दरअसल खिलजी और तुगलक राज्यों के विभिन्न आकार के क्षेत्रों में राज्यपालों के रूप में सैन्य कमांडरों को नियुक्त किया गया, और इन क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था, और उनको जो धारण करता था उस धारक को इक्तेदार कहा जाता था, या मुक्ति भी कहा जाता था। इन इक्तेदारों का काम क्या होता था, तो इनका काम सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना होता था और अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। आप ये समझ सकते हैं कि सेना छोटे छोटे टुकड़ों में होती थी, इन्हें इक्तेदारों के रूप में, और जब शासक को, सुल्तान को आवश्यकता पड़ती थी सेना की, तो ये छोटे छोटे इक्तेदार आते थे और उसकी सहायता करते थे, और अपनी सैन्य सेवाओं के बदले में इन इक्तेदारों द्वारा वेतन के रूप में अपने एरिया से राजस्व एकत्र किया जाता था। इसी राजस्व से वो अपने सैनिकों को भुगतान करते थे, उनकी सैलरी देते थे। यदि उनकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं होती थी या उनको कुछ ही समय के लिए इक्ता सौंपी जाती थी, तो इक्ताओं पर नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावी होता था। अतः अगर कथन के लिहाज से देखें तो कथन 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। इस लिहाज से आपका विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता
एकता व्यवस्था की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो एकता व्यवस्था की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है ए, एकता राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा विकल्प है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। तीसरा है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। और चौथा है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, एकता का शाब्दिक अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। एकता की सर्वप्रथम परिभाषा की अगर बात की जाए तो निजामुल मुल्क तुसी द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई, उसका नाम था सियासतनामा। सबसे पहले सियासतनामा में ही इसको परिभाषित किया गया। और आप देखेंगे कि एकता एक ऐसा भूक्षेत्र था जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को, मुख्यतः तो सैनिक अधिकारियों को ही दिया जाता था। उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया जाता था। तात्कालीन परिस्थितियों में विद्रोह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो सल्तनत के बड़े क्षेत्र होते थे, उन बड़े क्षेत्रों में प्रशासनिक संचालन कैसे हो, राजस्व प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए ये एक अनोखा प्रयोग किया गया था जो भारत के लिए तो नया था, लेकिन मध्य एशिया में आप देखेंगे तो ये पहले से प्रचलित हो चुका था। किसी भी अवस्था में इक्तेदार उस भूखंड का स्वामी नहीं होता था। ये नहीं समझना चाहिए कि इक्तेदार उसका मालिक होता था। वो केवल अपने पैदावार की लगान के उपभोग करने के लिए उस कंडीशन में उसका स्वामी होता था। और भारत में सर्वप्रथम एकता मोहम्मद गोरी ने बांटी, जैसा कि पिछले प्रश्न की व्याख्या में भी आपको बताया गया। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तेदार बनाया। लेकिन एकता को सुव्यवस्थित रूप से किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश को इसका श्रेय दिया जाता है। आगे फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो या फिरोज शाह तुगलक हो, सिकंदर लोदी हो, इनके द्वारा एकता व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किए गए, चेंजेस जरूर किए गए। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर आपको एकता व्यवस्था की कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो सी, एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है। इसमें सीधा सुल्तान के खाते में जाता था एकत्रित राजस्व, ऐसा नहीं है। राजस्व को एकत्रित करने का जो श्रेय है वो इक्तेदार को था। वो उसी से अपने यहाँ पर जो सेना रखता था उसको वेतन देने का काम करता था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की कर संरचना, जो टैक्स का स्ट्रक्चर था, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर आपको विचार करना है और साथ ही साथ इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन पहला क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सरदारों से कर लगाने के अधिकार को वापस ले लिया था। खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था। यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था। 3 प्रकार के कर थे: खेती पर लगने वाला कर, मवेशियों व घरों पर लगने वाला कर। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं? तो आप देखेंगे जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने शहरों के आंतरिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, उन्होंने सामंत, अभिजात जैसे जमींदारों के, सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व का आकलन और संग्रह राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। करारोपण के लिए स्थानीय सामंतों के अधिकार रद्द कर दिए गए और उन्हें करों का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया गया। अतः कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। पहला कथन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें, सुल्तान के प्रशासन ने जमीन को मापा और सावधानी पूर्वक उनका विवरण रखा। कुछ पुराने सामंतों और जमींदारों ने सल्तनत के राजस्व संग्रहणकर्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में सेवा भी की। 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। एक खेती पर लगने वाला कर, जिसको खराज कहा जाता था, जिसकी मात्रा किसानों के उत्पाद का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर कर था और एक गृह कर था। इसलिए कथन 2 और 3 भी आपके बिल्कुल सही हैं। इस लिहाज से आपके तीनों ही विकल्प सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। तो उम्मीद है अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह आपकी आसान होती रहेगी दृष्टि आईएएस परिवार के साथ। आज के संदर्भ को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के माध्यम से। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।